गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात, नमस्कार। आज जो बात करना चाहते हैं अपन राजनीतिक विज्ञान का बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट की अपन चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में भी, और आज अपन बात करेंगे उसी टॉपिक का दूसरा भाग है, वो है समाजवाद, सोशलिज्म की बात करना चाहेंगे। उससे पहले सब प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जो क्लासें हैं, जो ऑनलाइन क्लासें आपके लगातार चल रही हैं, अभी नई सरकार की एडवाइजरी अनलॉक 3 जो आया है उसमें कहा गया है कि 31 जुलाई के बाद 31 अगस्त तक आपकी क्लासें ऑफलाइन नहीं चल पाएंगी, केवल ऑनलाइन क्लासें चलेंगी। तो आप सरकार का जो कोविड-19 का जो दौर है उसमें सरकार की एडवाइजरी हम पालन कर रहे हैं, आप भी पालन करें, समय का सदुपयोग करें। प्यारे विद्यार्थियों, आपके समक्ष 8 और 9 महीने हैं बाकी जो एग्ज़ाम के, तो आप ज़रूर इनका ध्यान रखें और इसको समझने की कोशिश करें। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखें, क्योंकि आप ऐसे बैठे हैं कि सर हम तो ऐसे अज्ञान से बैठे हुए हैं, हमें क्या पता सिलेबस का। सिलेबस सब चीज़ें आपको विवरण बता चुका हूँ, मैं सिलेबस दे चुका हूँ, कंटिन्यू आपकी क्लासेस चल रही हैं। किसी प्रकार का कोई समस्या आती है, समाधान आपके समक्ष ऑनलाइन आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए भी मोटिवेशन कोड होता है प्यारे विद्यार्थियों, एक हमें अच्छा लगता है आप कुछ कमेंट्स करते हैं, कुछ लिखते हैं। तो आपको सामने आज का मोटिवेशन कोड है, जो समाजवाद जो टॉपिक है उसका सेकंड भाग की अपन चर्चा कर रहे हैं। उस भाग के प्यारे विद्यार्थियों, अज्ञानी होना कभी गलत नहीं होता, यानी आप अज्ञानी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, कोई गलत नहीं है ना, अगर अज्ञानी है। लेकिन आगे देखो, लेकिन हमेशा आप अज्ञानी बने रहो तो ये बहुत गलत बात है प्यारे विद्यार्थियों। इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता, 12वीं क्लास में आप सोचो कि हमें कुछ नहीं आता सर, तो आप गलत है ना, यहाँ तक। लेकिन आप नहीं सीखोगे है ना, तो और भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं आपकी, अज्ञानी तो रह ही नहीं सकते आप, है ना। थोड़ा बहुत ज्ञान पहले से भी है और उसके बाद आपकी क्लासें ऑनलाइन चल रही हैं, तो आप गलती से ये नहीं बैठे कि हम बैठे ही हैं अज्ञानी हैं, तो बैठे रहोगे तो गलत बात हो जाएगी। गलत होना कोई दिक्कत नहीं है, अज्ञानी रहना, लेकिन मैंने आपके वीडियो बना चुका हूँ पॉइंट टू पॉइंट, जिस तरह से ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसे इसमें बता रहा हूँ। PDF आपको मिल रही है। अब प्रश्नों की श्रृंखला अपन चालू करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो अज्ञानी होना कभी गलत नहीं होता, लेकिन हमेशा अज्ञानी बने रहोगे तो ये गलत है, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में मैंने कहा था कि 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं, और हमने विद्यार्थियों के आए भी हैं। जो अपने विद्यार्थी हैं उनके प्यारे विद्यार्थियों 90 प्लस में मैंने कहा 5 स्टूडेंट हैं, 90 प्लस में अपने पॉलिटिकल साइंस में 5 स्टूडेंट हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो आप आराम से आ सकें, किसी बच्चे के 99 आए हैं, किसी के 96, किसी के 94, 92, 90, 87, ये श्रृंखला 80 वाली तो भरी पड़ी है प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन हमें 90 वाली से ऊपर वाली में जाना है, 100 में से 100 लेके आने हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। समाजवाद जो विचारधारा है, सोशलिज्म, इसकी अपन ने कुछ अर्थ पढ़ा, परिभाषा पढ़ी और विशेषता पढ़ी। बहुत सारी विशेषता थी। पूंजीवाद का विरोध करता है, समाज को महत्व देता है व्यक्ति के बजाय, ठीक है, लोकतंत्र का समर्थन करता है। अब मैं बात करना चाहता हूँ समाजवाद के बारे में, पक्ष में क्या विचार हैं और विपक्ष में क्या विचार होंगे। तो समाजवाद के पक्ष में क्या गुण हैं, तर्क हैं। समाजवाद के पक्ष में तर्क, या फिर मैं कह सकता हूं क्या गुण है, समाजवाद में क्या गुण है, उनकी परिचर्चा अपन करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो पहली है, शोषण का अंत करना चाहता है। पहला पॉइंट है यहां पर, शोषण का अंत। किसका अंत चाहता है? शोषण का अंत की बात करता है प्यारे विद्यार्थियों। इसका मतलब है कि समाजवाद का पक्ष इसलिए लिया जा रहा है, शोषण का अंत करना चाहता है। समाजवाद श्रमिक और निर्धन के शोषण का विरोध करता है। समाजवादियों ने स्पष्ट कर दिया कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों के षड्यंत्र के कारण निर्धन वर्गों का शोषण होता है। इस विचारधारा के अंत में आस्था रखी जाती है, इसलिए विश्व के श्रमिक, किसान, निर्धन सबका समर्थन करते हैं। तो कमजोर जो लोग हैं, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, इन लोगों का क्या करता है? समर्थन करता है प्यारे विद्यार्थियों। इनका समर्थन करता है
ये समर्थक हैं, इनको अपनी मजदूरी देने की ही बात करता है, यानी शोषण का अंत हो जाए तो ऐसी बात करता है। वो कौन सी विचारधारा करती है? वो समाजवाद विचारधारा करती है। प्यारे विद्यार्थियों, पहली बहुत अच्छी विशेषता है समाजवाद की विचारधाराओं में, शोषण का अंत करता है। एक है सामाजिक न्याय पर आधारित, सामाजिक न्याय पर आधारित, सामाजिक न्याय पर आधारित की बात की गई है। क्यों? क्योंकि समाजवाद सामाजिक न्याय की बात करता है, आर्थिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय की बात भी करता है। क्योंकि समाजवादी विचारधारा में किसी वर्ग विशेष के हितों को महत्व नहीं देकर समाज के सभी व्यक्तियों के हितों को महत्व दिया जाता है। यानी यहाँ पर पर्टिकुलर एक व्यक्ति के हित को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि समाज के सभी वर्गों के, सभी लोगों के हितों की क्या की जाती है? बात की जाती है। इस व्यवस्था में पूंजीपतियों के अन्याय को समाप्त करके एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने का समर्थन किया, जिसमें विषमता क्या हो? न्यूनतम हो। इसमें किसी प्रकार की बात में क्या नहीं होगी? विषमता नहीं होगी। सभी लोग क्या होंगे? समान होंगे। किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ये सामाजिक न्याय की स्थापना की क्या करता है? बात करता है। सामाजिक न्याय के पर क्या देता है? बल देता है। तीसरा, उत्पादन का लक्ष्य सामाजिक आवश्यकता है। उत्पादन का लक्ष्य सामाजिक आवश्यकता है। सामाजिक उत्पादन का लक्ष्य क्या है? सामाजिक आवश्यकता है। प्यारे विद्यार्थियों, कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो तो उत्पादन में सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। जब राज्य के पास ये नियंत्रण होगा तो वो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें ये है कि व्यक्तिवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखते हुए किए जाने वाले उत्पादन के सभी साधनों पर, यानी समाज के समाजवादी व्यवस्था में आवश्यकताओं को ध्यान में रखते उत्पादन करने पर बल दिया जाता है। इस बात पर बल देती है समाजवाद के उत्पादन के समाज के बहुसंख्यक लोगों के लाभ क्या हैं? आपस में जुड़े हुए हैं। बहुसंख्यक यानी सभी बहुसंख्यक हैं, बहुसंख्यक जो वर्ग हैं उनके हितों की बात की जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, उनका हित ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का हित निहित होना चाहिए, उनमें ज़्यादा क्या होना चाहिए? सामाजिक हित होना चाहिए, आवश्यकताओं की उनकी पूर्ति होनी चाहिए जिसकी संख्या ज़्यादा हो। तो उत्पादन भी उसी आधार पर होना चाहिए। उत्पादन पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए। उत्पादन पर समाज का क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। तो कहने का मतलब उत्पादन पर क्या होना चाहिए? समाज का क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। तो उत्पादन प्रक्रिया है जिस पर समाज का क्या रहता है? नियंत्रण रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पर समाज का नियंत्रण होगा। जब उत्पादन और वितरण दोनों पर ही समाज का नियंत्रण होगा तो कोई पूंजीपति वर्ग नहीं बनेगा, किसी का कोई शोषण नहीं करेगा, सब समानता के आधार पर कार्य करेंगे। समाज या राज्य का क्या होना चाहिए? उत्पादन पर नियंत्रण होना चाहिए। उनका मत है कि उत्पादन वितरण के साधनों पर राज्य का स्वामित्व हो और विषमता का अंत हो और सभी को उन्नति के समान अवसर मिलने चाहिए। सभी को उन्नति के क्या होने चाहिए? समान क्या मिलने चाहिए? अवसर। यानी जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, उन सभी व्यक्तियों को उन्नति का यानी विकास का, सर्वांगीण विकास का क्या मिलना चाहिए? अवसर मिलना चाहिए। सभी व्यक्ति क्या कर सकते हैं? कार्य कर सकते हैं। तो सभी लोगों हैं जो उन्नति के समान अवसर करने के पक्षपाती हैं। इस व्यवस्था में कोई विशेष सुविधा संपन्न वर्ग नहीं हो, सभी लोगों को समान रूप से उनकी उन्नति और विकास के क्या होने चाहिए? अवसर प्राप्त होने चाहिए। ये ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। एक आगे पॉइंट बनता है, वो ये बनता है कि यहाँ पर साम्राज्यवाद का विरोध भी करता है। साम्राज्यवाद का विरोध करना, यानी ये विचारधारा है जो समाजवादी विचारधारा है वो करती है। क्योंकि साम्राज्यवाद औपनिवेशिक परतंत्र और साम्राज्यवाद विरोधी है, ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थक है। लेनिन ने शब्दों में कहा है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। साम्राज्यवाद है वो समाजवाद अंतिम चरण है। तो लेनिन ने एक शब्द कहा था, लेनिन, ये एक विचारक है लेनिन। इस विचारक ने बड़ी ही अच्छी बात कही है कि ये क्या है? किसका अंत है?
तो कहा साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। समाजवादियों का मत है जिस प्रकार पूंजीवाद में व्यक्तिगत शोषण होता है, ठीक उसी प्रकार साम्राज्यवाद में राज्यों के राजनीतिक आर्थिक रूप से परतंत्र बनाकर क्या करता है, शोषण करता है। तो ऐसा नहीं है कि साम्राज्यवाद बढ़ जाएगा, नहीं होना चाहिए। तो साम्राज्यवाद का विरोध करता है क्योंकि पूंजीपति भी शोषण करते हैं और साम्राज्यवाद भी क्या करते हैं, शोषण करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी। एक आगे बिंदु बनता है सत्ता के राजनीतिक आर्थिक विकेंद्रीकरण पर बल, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात करता है। विकेंद्रीकरण कौन सा, प्यारे विद्यार्थियों मैंने अभी बताया कि राजनीतिक सत्ता का और आर्थिक सत्ता का क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी सत्ता का डाइवर्सन होना चाहिए। विकेंद्रीकरण दोनों सभी लोगों के पास क्या होना चाहिए, समान रूप से अधिकार होने चाहिए। कोई व्यक्ति शासक वर्ग में कोई महत्वपूर्ण अधिक नहीं होना चाहिए। धर्म और नैतिकता के महत्व को भी स्वीकारा है। धर्म और नैतिकता के महत्व को स्वीकारना। तो कहने का मतलब है कि ये धर्म और नैतिकता के दोनों के महत्व को क्या करता है, स्वीकार करता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कहा गया है कि धर्म और नैतिकता दोनों एक ऐसी चीजें हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, स्वीकार कर सकते हो। तो ये बात है वो साम्राज्यवाद की है, इसमें दोनों चीजों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं और समय का सदुपयोग करते हुए आप इनको लिखें और एक एक को लिख कर याद करेंगे तो बहुत सी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, कन्फर्म याद हो जाएंगी। तो इसमें क्या कहा गया है, कहने वाली बात है कि इसके मैंने कहा कि साम्राज्यवाद के पक्ष में तर्क हैं या गुण कौन से हैं। तो सबसे पहले है शोषण का क्या करता है, अंत करता है। दूसरी बात यहाँ पर है सामाजिक न्याय की क्या करता है, स्थापना पर बल देता है, सामाजिक न्याय की बात करता है। उत्पादन का लक्ष्य सामाजिक आवश्यकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को महत्व देना चाहिए जो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके उनकी। एक है उत्पादन का समाज पर क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के साधनों पर समाज का या राज्य का क्या होता है, नियंत्रण होता है। सभी को उन्नति के समान अवसर मिलने चाहिए, सबको अवसर की समानता दी जाती है, समाज में सभी लोग समान माने जाते हैं। साम्राज्यवाद का ये विरोध करता है, ठीक है। और एक है सत्ता के विकेंद्रीकरण की, राजनीतिक और आर्थिक जो बातें हैं उन पर विकेंद्रीकरण की बात करता है। धर्म और नैतिकता को भी क्या करता है, साम्राज्यवाद स्वीकार करता है। ये चीजें हैं प्यारे विद्यार्थियों जो इसका समाजवाद की क्या है, पक्ष की बात है। अब विपक्ष की या आलोचनाओं की अपन बात करें, विपक्ष की, साम्राज्यवाद के समाजवाद के विपक्ष की बात करूं यहाँ पर कि या विपक्ष की बात करूं साम्राज्यवाद यहाँ पर, तो विपक्ष की चर्चा इस तरह से होगी। समाजवाद जो समाजवाद की चर्चा करें, समाजवाद के विपक्ष में तर्क, समाजवाद के विपक्ष में तर्क क्या है, या उसकी मैं कह सकता हूं अवगुण, या मैं कह सकता हूं उसकी आलोचनाएं क्या है। तो इतनी सारी यानी आलोचनाएं या विपक्ष की अपन बात करते हैं, ये तो सारी थी पक्ष की। अब मैं विपक्ष की बात करना चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों, फिर निष्कर्ष में अपन देखेंगे, मूल्यांकन की बातों को देखेंगे। तो विपक्ष की बातें क्या क्या हैं, इसकी आलोचनाएं अब तक हमने समाजवाद की विचारधारा देखी है। तो आपको ऐसे कुछ महसूस हो रहा है कि वास्तव में क्या क्या बातें हैं जो इसकी विपक्ष की आलोचना की जा सकती हैं। इस साम्राज्यवाद समाजवाद में क्या है, कुछ कमियां हैं। तो कौन कौन सी कमियां हैं, नंबर 1 की बात करूंगा मैं। पहली कमी है राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होना। पहली कमी है राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होना। कहने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं राज्य के कार्य क्षेत्र में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। राज्य का जो कार्यभार है उसमें कहीं ना कहीं आपकी वृद्धि हो जाती है, उसको बढ़ावा मिलता है यहाँ पे अब कार्य क्षेत्र में। तो इस साम्राज्यवाद की आर्थिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में राज्य का अधिकार होने से राज्य का कार्य क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप राज्य द्वारा किए जाने वाले कार्य समुचित रूप से संचालित और संपादित नहीं होंगे। दूसरी है वस्तुओं के उत्पादन में कमी।
वस्तुओं के उत्पादन में कमी, वस्तुओं के उत्पादन में कमी होती है इसमें समाजवाद में। इसकी आलोचना है क्योंकि सब लोग पैसे के लिए कार्य करते हैं, अब कौन करेगा। तो साम्राज्यवाद की आलोचनाओं की मान्यता है कि यदि वस्तुओं उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण हो तो व्यक्ति के कार्य करने की प्रेरणा समाप्त हो जाएगी, कार्य क्षमता घट जाएगी, धीरे धीरे व्यक्ति अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का अवसर नहीं मिलेगा और वस्तुओं के उत्पादन की जो मात्रा है वो वास्तव में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी मैं बात करना चाहता हूं वो है इसकी आलोचनाओं में पूर्ण समानता संभव नहीं है। क्यों? हमने एक बात की थी समानता की, तो पूर्ण समानता संभव नहीं। पूर्ण समानता क्या नहीं है? संभव नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही जाएंगी प्यारे विद्यार्थियों। इसमें पूर्ण समानता की बात की गई, वो पूर्ण समानता आपको दिखाई नहीं देगी, पूर्ण समानता प्राप्त नहीं होती। क्यों नहीं होती, इसमें यह भी ध्यान रखना है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान उत्पन्न नहीं किया है। जन्म से कुछ बुद्धिमान, कुछ मूर्ख, कुछ स्वास्थ्य, कुछ परिश्रमी होते हैं और इन सबको समझना प्राकृतिक सिद्धांत की अवहेलना है। पूर्ण समानता की स्थापना कतई नहीं की जा सकती क्योंकि प्रकृति से क्या है, प्रकृति से ही क्या है, असमान है। प्रकृति से ही जब कोई असमान है तो समान रूप से कैसे हो सकता है प्यारे विद्यार्थियों? वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में क्या है, भिन्नता रखेगा, वो समान नहीं हो सकता प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना है। चौथा जो पॉइंट है वो है साम्राज्यवाद प्रजातंत्र का क्या है, विरोधी है। जो आपन ने पढ़ा था समाजवाद प्रजातंत्र का क्या है भाई, विरोधी है। जो अपन बात कर रहे हैं जिस पॉइंट की समाजवाद प्रजातंत्र का विरोधी है, तो व्यक्ति के अस्तित्व को अत्यंत श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करता है। वहीं समाजवाद में यह राज्य रूपी विशाल मशीन में एक निर्जीव पुर्जे बन जाता है। यानी व्यक्ति जहां पर लोकतंत्र में स्वतंत्र है, कार्य करने के लिए उत्प्रेरित है, वहीं पर समाजवाद में वो एक नाम मात्र का व्यक्ति हो जाएगा क्योंकि इसे निजी जीवन जीने का कोई क्या ज्यादा अधिकार नहीं होता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक है नौकरशाही को महत्व, नौकरशाही का महत्व की बात करते हैं। नौकरशाही का महत्व, तो नौकरशाही का महत्व जो पॉइंट है वो ये है यहाँ पर कि समाजवाद में राज्य के कार्यों में वृद्धि होने का नौकरशाही का महत्व बढ़ जाता है। सभी निर्णय सरकारी कर्मचारियों द्वारा लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। तो नौकरशाही का महत्व होना या भ्रष्टाचार का बढ़ना, भ्रष्टाचार का बढ़ना, ये भी आपको देखने को मिला। भ्रष्टाचार को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। क्योंकि जब इसमें सारे उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है तो सरकार के जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो कर्मचारी सही नहीं रहेंगे, करप्ट हो जाएंगे, कार्य के लिए वेतन मांगेंगे, कोई भी कार्य होगा तो उसकी एवज में उसमें क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। एक है समाजवाद हिंसा को बढ़ावा देती है। समाजवाद हिंसा को क्या देती है, बढ़ावा देती है। समाजवाद हिंसा को बढ़ावा देती है। तो समाजवाद है वो कहीं ना कहीं आपकी हिंसा के जो तत्व हैं उनको कहीं ना कहीं आपको क्या करती है, बढ़ावा देती है। तो हिंसा बढ़ेगी समाजवाद से प्यारे विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि समाजवाद अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्रांतियां और हिंसात्मक मार्ग भी अपना सकता है और ये शांतिपूर्ण तरीकों पर विश्वास नहीं करता, संघर्ष पर बल देता है। परिणामस्वरूप समाज में वैमनस्यता और विभाजन की क्या हो जाएगी, भावना बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि समाजवाद कभी भी कोई कार्य करने के लिए क्रांति पर बल सकता है, क्रांति दे सकता है और इनको बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है, और प्रयास भी कर सकता है। तो हिंसा को क्या देता है, कहीं ना कहीं ये बढ़ावा देता है। नेक्स्ट बिंदु की अपन बात करें, पॉइंट नंबर 7 की बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें है स्पष्ट विचारधारा नहीं है। स्पष्ट विचारधारा नहीं है, स्पष्ट विचारधारा नहीं है। तो कहने का मतलब है यहां पर कोई भी एक स्पष्ट विचारधारा पूर्ण रूप से नजर नहीं आती।
इस विचारधारा में कहीं ना कहीं कुछ आलोचनाएं देखने को मिल सकती हैं और यह संभवतः एक स्पष्ट विचारधारा नहीं है, क्योंकि ये अनिश्चितता है। उदाहरण के लिए कुछ समाजवादी राष्ट्रीयकरण पर बल देते हैं, तो कुछ सामाजिकरण पर निजी संपत्ति पर किसी सीमा तक नियंत्रण रखा जाए, इस संबंध में समाजवादियों का एक मत नहीं है। आपस में क्या है, विरोधाभास। ये एक पॉइंट और बन सकता है, विरोधाभासी। विरोधाभासी, विरोधाभासी अपन कह सकते हैं विरोधाभासी विचारधारा, विचारधारा, विरोधाभासी विचारधारा। तो आपस में कहीं ना कहीं इन विचारधाराओं में क्या मिलता है, विरोधाभास मिलता है, कोई स्पष्ट रूप नहीं दिखाई देता, आपस में आलोचनाएं मिलती हैं। पहले विद्यार्थियों, लोकतंत्र स्वतंत्रता में विश्वास करता है, जबकि समाजवाद नियंत्रण की व्यवस्था में विश्वास करता है। इस प्रकार लोकतंत्र समाजवाद के परस्पर विरोधी विचारधारा होने के कारण समाजवादियों की विचारधारा विरोधाभासी। तो ये सारी आलोचनाएं हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिसकी अपन ने बात की है। एक एक पॉइंट को अपन ने आलोचना इतने पक्ष में देखा और विपक्ष में हमने अवगुण देखे, आलोचनाएं देखी। ये 8 आलोचनाएं आपको सामने नजर आ रही हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी पीडीएफ में मिलेंगे ही। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राज्य की आलोचनाओं में एक एक की मैं बात करना चाह रहा हूं यहाँ पर। तो सबसे पहले राज्य के कार्य क्षेत्र में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। कार्यभार समाजवाद की विचारधारा में उन पर ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। एक वस्तुओं के उत्पादन की कमी हो जाती है, जो उत्पादन की मात्रा है वो घट जाती है। पहले विद्यार्थियों, उसमें एक है पूर्ण समानता, क्या नहीं है, संभव नहीं, क्योंकि प्रकृति ने सभी को क्या बनाया है, असमान, तो समानता संभव नहीं है। एक है समाजवाद प्रजातंत्र का विरोध भी करती है, क्योंकि ये हिंसा की बात करती है, क्योंकि इसमें लिखा भी है हिंसा को ये बढ़ावा भी देती है। एक नौकरशाही को भी महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ने की क्या होती है, संभावना, क्योंकि नौकरशाही सारा कार्य करती है तो भ्रष्टाचार हो जाएगा। एक है स्पष्ट विचारधारा नहीं है, और एक आपस में ये क्या है, वैमनस्य पाया जाता है, विरोधाभास भी आपको देखने को मिलता है। इसलिए एक व्यक्ति है सीएम जोड़ ने कहा है, समाजवाद एक ऐसा टॉप है जिसका रूप प्रत्येक व्यक्ति पहनने के कारण बिगड़ जाता है। एक सीएम जोड़ है, उसने आलोचना की है। सीएम जोड़ नाम के विद्वान है, इसने कहा है समाजवाद एक ऐसा टॉप है जिसको क्या लगते हैं, सब लोग क्या कर सकते हैं, पहनते हैं। जब सब लोग पहनेंगे तो उसका आकार सीमित नहीं होगा, कभी कोई कैसा होगा, कभी तो इसका स्पष्ट नहीं होगा। तो समाजवाद ऐसी विचारधारा है। एक विद्वान हिरला लास्की ने कहा है कि समाजवाद एक टॉप है जिसका कोई भी अपने अनुसार पहन लेता है। तो दोनों सेम जोड़ और जो लास्की, हिरला लास्की, ये एक सी बातें कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। कहने का मतलब दोनों ने अपना एक ही बात कही है। तो ये आपके ये ध्यान रखना है। अब मैं बात करना चाहता हूँ कुछ निष्कर्ष के बारे में, तो आप ये ध्यान रखें, ये समाजवाद के विपक्ष की बातें की हैं, कुछ आलोचनाएं देखी हैं, ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अब निष्कर्ष में थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ, तो वास्तव में क्या है। तो निष्कर्ष में अपन बात करें तो यहाँ पर निष्कर्ष में क्या निकल के आता है प्यारे विद्यार्थियों समाजवाद के बारे में। तो निष्कर्ष रूप में क्या प्रकृति दिखाई देती है, आर्थिक प्रणाली के अनेक गुणों से संपन्न होते हुए दोष मुक्त है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की भांति अनेक कमियां हैं, और इसमें पूंजीवादी समाजवादी आर्थिक प्रणालियों का विश्लेषण दोनों विचारधारा आपस में पूर्ण नहीं है। विश्लेषण में तुलना देखें तो वास्तव में ये कहीं ना कहीं सामाजिक कल्याण की बात करती है। सामाजिक कल्याण की क्या है, विचारधारा। सामाजिक कल्याण की यह विचारधारा है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कतई कोई गुंजाइश नहीं है। सफलता इस कारण पर निहित करती है कि सामाजिक कल्याण की भावना हो, पूंजीवाद दोषों से मुक्त हो, शोषण से मुक्त हो, संघर्ष से मुक्त हो। यह समाजवाद की आर्थिक प्रणाली है। अनेक देशों में यह विकसित भी हुई है और असफलता पूंजीवाद के कारण रही है, और एक ऐसे पूंजीवाद के दोषों को दूर करने निश्चित सफलता भी प्राप्त की है। कुछ इसके विचारक हैं प्यारे विद्यार्थियों, उनकी अपन बात करेंगे कि इसके समाजवाद की विचारधारा में कहीं ना कहीं कौन कौन से विचारक रहे हैं। तो प्रमुख समाजवादी विचारक हैं, वो विचारक हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी ध्यान रखना है। देखो इसमें सेंट साइमन ये विचारक हैं। एक विचारक है सेंट साइमन, दूसरा है चार्ल्स फूरियर
ये भी समाजवाद की व्याख्या करता है। एक विचारक है रॉबर्ट ओवन, रॉबर्ट ओवन, ये भी समाजवाद की विचारक की व्याख्या करता है। एक विचारक है आर.एच. टोनी, आर.एच. टोनी। एक विचारक है वो है हेराल्ड लास्की, लास्की इसी का विचारक है। एक विचारक है वो है क्लीमेंट एटली, नाम सुना होगा, ब्रिटिश पीएम भी रहा है क्लीमेंट एटली। एक विचारक है रेमजे मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड, ये तो विचारक हैं। अब मैं कहूं कि भारतीय विचारक भी हैं, कुछ भारतीय विचारक भी हैं जो समाजवाद की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो भारतीय विचारकों में देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी समाजवाद की व्याख्या करते हैं। मैंने परिभाषा के तौर पर भी देखा था, लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की थी। राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, ये लोहिया जी भी क्या करते हैं, भारतीय विचारक हैं जिसने समाजवाद का पक्ष रखा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये भी विचारक हैं। एक विचारक हैं वो हैं आपके जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण हैं। तो ये भारतीय विचारक हैं जिन्होंने समाजवाद की बात की है, और ये भी विचारक हैं जिन्होंने समाजवाद की बात की है प्यारे विद्यार्थियों। और इन चीज़ों को अपन ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि वास्तव में समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो सामाजिक कल्याण की क्या करती है, बातें करती है। इसमें कतई कोई भेदभाव नहीं है कि वो विचारधारा कहीं ना कहीं पक्ष रखती है। तो कहीं ना कहीं इसका महत्व जरूर है कुछ आलोचनाओं के बावजूद भी, क्योंकि यह वास्तव में शोषण को अंत करने की बात करती है, सामाजिक कल्याण की बात करती है, हिंसा को समाप्त करना चाहती है। तो ऐसी बातें हैं जिसमें समाजवाद विचारधारा का अच्छा समाज पर क्या पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। इन बातों के साथ अपना ये वीडियो समाप्त होता है। अगली क्लास में अपन ये विचारधारा आपके समझ में आ जाए, बार बार एक बार नहीं 2 बार देखें, समय का सदुपयोग करें, और पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास अपन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट एक नया अच्छा टॉपिक लेके आएंगे आपके सामने, वो बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक होगा। वो कार्ल मार्क्स विचारधारा है जिसमें अपन ने व्याख्या की है, वो है मार्क्सवाद। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।